देखिए, आज विजयनगर साम्राज्य का पार्ट 2 है, जिसके लिखा हुआ है पार्ट 2 विजयनगर साम्राज्य का। कल मैंने पार्ट 1 आप लोगों को करा दिया है और इसका वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, अपलोड हो जाएगा। लेकिन उसके पहले पार्ट 2 को अच्छे सुन लीजिए। जो चैप्टर आपका विजयनगर साम्राज्य है, अब आप बड़े हो गए हो, इत्मीनान से सुनिएगा। प्रत्येक लाइन इसका इम्पोर्टेंट है और प्रत्येक लाइन से एक एक क्वेश्चन बन रहा है। तो उन सारे क्वेश्चन से मैं आपको रूबरू कराते हुए ही चलूँगा और एमसीक्यू के फॉर्म में आपको उस चीज़ को अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लेना है। तो जैसे कि कल हमने आपको सुनाया था कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, हमने हर एक चीज़ आपको कल सुना दिया था कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में। अगर डेट पूछ लिया जाए, ईयर पूछ लिया जाए तो 1336 कहिएगा, और अगर शताब्दी पूछ लिया जाए तो 14वीं शताब्दी कहिएगा, ठीक है ना। अगर पूछ लिया जाए कि विजयनगर साम्राज्य खत्म कब हुआ था तो 17वीं 18वीं दोनों लिखिएगा। 17वीं 18वीं शताब्दी में ये खत्म हो चुका था, कल हमने समझा दिया है। साथ में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी, तो नाम आएगा हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने मिलकर किया था, ठीक है, याद रखना। हरिहर बुक्का, हरिहर राय भी बोल सकते हो, बुक्का राय भी बोल सकते हो। राय क्यों बोलूँगा, क्योंकि विजयनगर के शासक अपने आप को राय कहलवाते थे, उड़ीसा के शासक अपने को गजपति कहते थे, और अश्वपति किसको बोलते थे, अरबों के शासकों को अश्वपति कहा जाता था। आपको कल मैंने कहानी पढ़ाया है। साथ में हमने आपको ये भी पढ़ाया है कि विजयनगर साम्राज्य में 15वीं और 16वीं शताब्दी में बहुत सारे यात्री आए। 15वीं में 3 यात्री और 16वीं में 3 यात्री का नाम मैंने लिखा दिया, जिसमें से आपको डोमिंगो पेस है या दुआर्ते बरबोसा हो, जो भी हो, मैंने आपको कल लिखा दिया इस सारा का नाम, और शताब्दी और देश का नाम भी मैंने आपको लिखा दिया, किस देश से आए थे, इटली आए थे कि पुर्तगाल से आए थे। उसके पहले मैंने एक कहानी आपको एक और सुनाया था कि हरिहर बुक्का का कहानी क्या था। हरिहर बुक्का कहानी मैंने सुना था कि दिल्ली सल्तनत के समय शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में मंत्री के पद पर, मिनिस्टर के पद पर, पोस्ट पर काम करते थे हरिहर और बुक्का दोनों भाई। लेकिन उस समय क्या था कि रिलीजियस को, धर्म को बदलने की बड़ी होड़ चली थी। मैं मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको शॉर्ट में एमबीटी बोलते हैं, ये थोड़ा इसको सनकी राजा भी बोलते हैं, थोड़ा सा सनकी था, मिजाजी था, गर्मी था, आदमी था। तो इन्होंने बदलने की कोशिश किया और बदल भी दिया। ही वॉज सक्सेस, वह सक्सेस हो गया था। लेकिन बाद में एनालिसिस हुआ, बाद में फील हुआ दोनों भाई को कि हम लोगों ने बड़ा गलत किया है। अपना हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म को मान लेना, उन्हें मुल्लों की बात को मान लेना अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि मैं वापस बैक करता हूं अपने धर्म की ओर, लेकिन ये तो पॉसिबल था नहीं। उनके राज्य में रहते हुए ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं था। तो ये पॉसिबल कैसा होगा कि चलो यहाँ से भाग चलते हैं। और दोनों भाई भागते भागते कहाँ पहुँचा, तुंगभद्रा नदी, याद करो तुंगभद्रा नदी। तो तुंगभद्रा नदी के किनारे में ही एक गुरु से एक उनके गुरु हुए, उनसे वो दीक्षित हुए, शिक्षा लिए। उन गुरु का नाम था, गुरु का नाम पूछा जाता है, याद रखना, विद्यारण्य संत। हिंदी इंग्लिश दोनों एक ही है मेरे भाई। विद्यारण्य संत इंग्लिश में क्या बोलूँ, वही होता है विद्यारण्य संत। अब विद्यारण्य संत कहते हैं कि बहुत सारे हिस्ट्री बुक में लिखा हुआ है कि विद्यारण्य संत के नाम पर ही विद्यानगर, पहले विद्यानगर बना, उसके बाद विजयनगर का वो रूप ले लिया, ठीक है। तो विजयनगर निर्माण कुछ इस तरह करके हुआ था। तुंगभद्रा नदी का सहायक नदी नहीं, तुंगभद्रा नदी किस नदी में मिलती है ये पूछेगा, कृष्णा नदी, क्योंकि फिर वो दोनों नदी कहाँ मिल जाती है, एक जगह जाकर मिलती है, कहाँ पर, जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का जो बॉर्डर वहाँ मिलकर फिर आगे बढ़ती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना पानी को सबमिट कर देती है। बात समझ रहा बात को। चलिए, विजयनगर साम्राज्य का राजधानी पूछेगा, जिनको नाम बोलते हैं हम्पी। अच्छा, हम्पी की खोज पूछेगा, हम्पी की खोज कब हुई थी, तो क्या आंसर दोगे सीधे सीधे 1800। पूरा उत्तर क्या आएगा, 1800। 1800 क्या, एडी की बीसी, ईस्वी की ईसा पूर्व, ईस्वी यानी एडी, ठीक है। एडी में 1800 एडी में कर्नल कॉलिन मैकेंजी, लिखा था पहले मैंने नाम, कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने हम्पी के भग्नावशेष, मतलब उनके जो अवशेष है, उनके जो बचा हुआ जो पार्टिकल्स हैं, उनका खोज करा था। कॉलिन मैकेंजी का जन्म कब हुआ था, 1754 में, याद आ रहा है। 1815 में वो क्या बना, भारत का पहला सर्वेयर जनरल, और 1821 में इनका डेथ हो गया।
सारा चीज़ मैंने कल लिखा दिया। सबसे एमसीक्यू बनेगा, ये चैप्टर आपका एकदम आसान हो जाएगा। कभी भी कोई क्वेश्चन दिखेगा तो आराम से टिक कर दीजिएगा। उनके आगे हम लोग चलो सुनते हैं। उनके आगे क्या लिखा देखो। अब विजयनगर साम्राज्य का व्यापार देखो, इसका ट्रेडिंग देखो। ये विजयनगर साम्राज्य व्यापार कैसे करते थे, ट्रेडिंग इसका कैसे चलती थी। तो विजयनगर का मैंने कल, आज एक सवाल और छूट रहा है यहाँ पर रिवीजन के तौर पर, कि विजयनगर का मैंने आपको कल अर्थ बताया था, जीत का शहर या विजय का शहर। ठीक है, जीत का शहर या विजय का शहर। ठीक है, सिटी ऑफ कॉन्क्योर, है ना। तो विजयनगर की सेना घोड़ों पर निर्भर थी। घोड़ा तब समझते हो, घोड़ा अश्व जिसको बोलते हैं, और घोड़ा पहले के ज़माने पे घोड़ा में ही युद्ध हुआ था। अभी ना हवाई जहाज, तो एरोप्लेन, तो आपका जाके एरोप्लेन हवाई जहाज एक ही होता है जी, है, हेलीकॉप्टर अलग होता है ना, वायुयान जिसको बोलते हैं, वो सब अभी के डेट में आया हुआ है। पहले तो घोड़ों पर युद्ध होता था, पैदल युद्ध होते थे, घोड़ा पर युद्ध होते थे, पैदल दूरी तय करते थे। तो विजयनगर साम्राज्य घोड़ा पर पूरी तरह से टोटली डिपेंड था, निर्भर था। इसीलिए घोड़ों का व्यापार सबसे ज़्यादा विजयनगर साम्राज्य में होता था, घोड़ा का व्यापार। अच्छा, घोड़ा का व्यापार होता था क्या? विजय साम्राज्य में घोड़ा बनता था क्या? जी नहीं। आइए सुनिए, विजयनगर का शासक जो होते थे, विजयनगर का जो शासक उस दौरान में थे, वह मध्य एशिया में सेंट्रल एशिया में जितने भी तान कंट्री हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान को छोड़कर जितने भी तान कंट्री, मैंने सिखाया था आपको, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये जितने भी तान कंट्रियां हैं वो उसी को मध्य एशिया बोलते हैं। मध्य एशिया और अरब से घोड़ों का आयात करते थे। तो यहाँ पर भी एक सवाल आपसे अपने आप में बन रहा है कि विजयनगर का शासक घोड़ा कहाँ से मंगवाता था? तो मध्य एशिया या फिर अरबियन कंट्री से घोड़ा को मंगाता था। मंगाना माना आयात करना, यानी इंपोर्ट की एक्सपोर्ट मतलब भेजना होता है। तो शुरू में यह व्यापार अरब व्यापारियों के नियंत्रण में था, यानी देखो, अब जिसके पास जो सामान रहेगा उसी से मांगोगे, थोड़ा सा भाव खाता है ना, भाव थोड़ा खाता है। मैं वो अब कब, जैसे होता है ना, बहुत जो बड़े आदमी होते हैं उनको थोड़ा बुलाओ तो वो नहीं आएंगे, लेट करके आएंगे, क्यों? भाव थोड़ा खाएगा तब वो आएगा। उसी तरह शुरू में यह जो व्यापार होता था, अरबवासी जो व्यापार करते थे, तो अरबवासी थोड़ा सा पहले भाव खाता था, उनके नियंत्रण में सारा कंट्रोल में था व्यापार। घोड़ों के व्यापारियों को याद रखना, घोड़ों का जो व्यापारी होता था, व्यापारी समझते हो, पहले व्यापारी बहुत देखा करता था, अब तो व्यापारी कम हो गया। व्यापारी हम लोग बोलते थे कि जब बचपन में हम लोग थे तो कभी कभी यदा कदा कभी कभी देखते थे कि 7-8 को आदमी रहता था और अपने साथ जानवर, मवेशी, कैटल, अपने साथ मवेशी को एकदम लेकर आते थे। और मवेशी भी एक नहीं था, 50, 60, 70, 100 की संख्या में मवेशी होता था, और 7-8 आदमी उसको कंट्रोल करता था और जाकर फील्ड में बैठता था। फिर हम लोग देख देख के आते थे और सुबह एक टोकरी लेके जाते थे और गोबर बेच के लाते थे। क्या मजा वो दिन था। अभी नहीं मिलता ये सब देखने के लिए, क्योंकि जानवर कोई पालना नहीं चाहता ना गुरु। अभी जानवर में पालता है क्या है? कुत्ता, बिल्ली छोड़ दो, कुकुर पालता है, कुत्ता, और वो कुत्ता को एकदम राज सिंहासन में बैठा कर रखता है, समझे कि नहीं? तो आदमी गाय कहाँ पालता है, अब कुत्ता पालता है। तो घोड़े के व्यापारी को कुदरई चट्टी कहा जाता था। इस बात को बिल्कुल याद रखना कि घोड़े के जो व्यापारी होता था उनको कुदरई चट्टी, नाम पढ़ लो, नाम याद रख लो, दोबारा लिखने की कोशिश करना तब हो पाएगा, तो ऐसे ही सोचोगे नहीं होगा। कुदरई चट्टी कहा जाता था घोड़े के व्यापारी को। अब आता है 1498 का वक्त। 1498 याद करो, पुर्तगाली हमारे इंडिया पर आए थे, और उन पुर्तगाली में था हमारे मामा जिनका नाम था वास्को डी गामा, याद है? वास्को डी गामा, वो बेचारा आए तो थे इंडिया में। देखो बोलता है, हम लोग इतिहास में कुछ कुछ बातें पढ़ाई जाती है जो गलत पढ़ाई जाती है। पुर्तगाल जैसे बोलता, भारत की खोज किसने किया था? ये सवाल बिल्कुल गलत है। भारत का खोज नहीं हुआ था, भारत आने के रास्ते की खोज हुई। भारत कोई नन्हा बच्चा थोड़ी था, कहीं हरा गया था या वो पैदा हुआ, जन्म लिया, उसको खोजा गया, नहीं। भारत तो पहले से ही था, बस उसके आने के रास्तों को खोजा गया। आप जब यहाँ नहीं थे तो क्या कोचिंग मेरा नहीं था? मेरा कोचिंग तब भी था। आपने यहाँ आने का रास्ता को खोजा। अब आप बोलोगे हमने पीसी क्लासेस खोज लिया, उसका आविष्कार कर दिया। तुम कौन होते हो आविष्कार करने वाले? ये तो रास्ते का खोज किया, रास्ते का आविष्कार भी तुमने नहीं, रास्ते का खोज किया। तो उसी तरह भारत के आने का मार्ग की खोज हुई थी, उसकी मार्ग की खोज किया वास्को डी गामा।
भारत की खोज नहीं हुआ था, अमेरिका की खोज नहीं हुआ था, अमेरिका आने के रास्ते की खोज हुई थी, है ना, वो भी भूले भटके। तो 1498 में पुर्तगाली व्यापारी बनकर आए थे। पुर्तगाली क्या बनकर आया? व्यापारी बनकर आया। उनमें से वही वास्को डी गामा का नाम याद रखना, जो बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा हमारे देश को लूटे थे 2 ही लोग, एक वास्को डी गामा और दूसरा रॉबर्ट क्लाइव। ये 2 लोगों ने खतरनाक तरीके से हमारे देश को लूटा है। तो विजयनगर कहाँ पर है जी? कर्नाटक में। और कर्नाटक में ही आप जानते हो बहुत खतरनाक क्या पाया जाता था? मसाला, वस्त्र, रत्न, ये सब बाजारों के लिए विजयनगर यानी कर्नाटक बड़ा फेमस हुआ करता था, ठीक है, प्रसिद्ध था। तो यही सब चीज़ों को लेने के लिए पुर्तगाली लोग आते थे, पोर्चुगल लोग आते थे। और यहाँ की धनी जनता, जो यहाँ का धनी जनता था, धनी जनता समझ गए, जो अमीर था, जो रिच था, जो रिच मैन था, धनी जनता था, वो महंगी विदेशी वस्तुओं की मांग करता था। सही बात है। अब धनी आदमी है, पैसा कौड़ी ज़्यादा है, तो वो काहे यहाँ का पहनेगा, वो बाहर का पहनेगा, इंपोर्ट करेगा, उसको मंगाएगा, तब जाकर वो पहनेगा। तो धनी जनता जो इंडिया के थे, वो महंगी विदेशी वस्तुओं की मांग करते थे। और उच्च व्यापार के कारण, व्यापार बहुत ज़्यादा होता था, जिस कारण राज्य को उच्च राजस्व भी प्राप्त होता था। बिल्कुल सही। राजस्व में क्या होता है? टैक्स होता था। टैक्स होता है, राजस्व में टैक्स होता है। अब जब इंडिया ज़्यादातर घूमने लोग आएंगे तो यहाँ पर टैक्स भी तो कलेक्शन ज़्यादा होगा। तो कुछ बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो केवल टैक्स से चलता है, टैक्स से, कर से चलता है, विदेशियों के ही शुल्क से चलता है। जम्मू कश्मीर टूरिस्ट ना जाए तो जम्मू कश्मीर बंद हो जाएगा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये सब क्या है? सब टूरिस्ट की वजह से चलता है। टूरिस्ट अगर घूमने ना जाए तो वो सब राज्य गरीबी की कगार पर आ जाएगा, इसलिए वहाँ पर लोग घूमने जाते हैं। गोवा में सबसे ज़्यादा कौन आता है? रसियन। रसियन सुन लेते, अरे वाह क्या बोल दिया है रसियन। अबे रसिया का तो रसियन ने बोले तो क्या बोलेंगे? अब इंडिया का तो इंडियन ने बोले क्या बोलेंगे? अब तुम गलत धारणा रखे हो मन में, तो हम क्या करें? हैं? हाँ धीरज भैया बताओ, धीरज यार खुशी देखो। अच्छा आज कोई नहीं है, हाँ खुशी आओ आई। तो गोवा में रसियन और बनारस हरिद्वार में अमेरिकन। वहाँ के सरकार उनको पैसा देता है बुढ़बक, जो पढ़ा लिखा आदमी है, जिसको काम धंधा नहीं है ना, जिसके पास, उनको सरकार पैसा देती है। इसीलिए देखना गोवा में जब भी जाओ रसियन तुमको मिल जाएगा। समझ गए कि नहीं? काहे? जब तक वो महीना खत्म नहीं हुआ तब तक उसका अकाउंट में पैसा डूब गया सरकार की ओर से। तुरंत से मैसेज भेजा, फिर वहीं लौटने लगा, समुद्र के बीच में फिर लौटने लगा, घूमने लगा, सन धूप तापने लगा। समझे बात को? फिर जैसे जैसे दिन पार होगा फिर फट से मैसेज आ गया। मतलब वहाँ के जो लोग हैं जिसको काम धंधा नहीं मिला अभी तक, जो बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, उनको पैसा मिलता है उनके सरकार की ओर से, अमेरिका में भी और रसिया में भी। इसलिए वहाँ के लोग आते हैं घूमने के लिए, वही पैसा सरकारी पैसा घूमने आते हैं। और वहाँ का तो 1000 टका नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगा 1000 टका। हम लोग यहाँ 1000 रुपया पेंशन है। बताओ हम लोग के देश में उल्टा देखो, जवान लोग को 2500 रुपया और बूढ़ा वृद्ध लोग को 1000 रुपया। अरे सरकार हैं 25 रुपया। और यंग आदमी जो रहे, यंग महिला को 2500 रुपया। और जो वृद्ध महिला हैं जिनको ज़रूरत है पैसे का, जिनका बेटा बहू साथ नहीं दे रहा, उनको मिलता है 1000 टका। 1000 टका में क्या हो जाएगा? बाजार निकलते हैं 2000 खर्चा हो जाता है। बस में 1000 रुपये में क्या हो जाएगा जी? हैं, सरकार को बदलना चाहिए, थोड़ा बदलो। टैक्स, तुम जो टैक्स लेते हो ना उसको थोड़ा सा और इंक्रीजमेंट करो, बढ़िया सख्ती करो, तो पैसा अपने आप आएगी। तो राजस्व प्राप्त होता था और इसी वजह से राज्य समृद्ध भी होता है। समृद्ध मतलब राज्य थोड़ा प्रोस्पेक्टिस होता था, थोड़ा धनी होता था। तो यही इसी तरह का व्यापार चलता था। कहाँ पर? विजयनगर समाज में। प्रत्येक लाइन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना बढ़िया से, ठीक है? मैं ऐसे भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। नेक्स्ट चलो लिखो। देखिए इसके बाद सुनिएगा, इसके बाद आता है आपका विजयनगर के जो राजवंश हुए थे, विजयनगर जो डायनेस्टी ने जो शासन किए थे, उन राजवंशों के नाम आप यहाँ पर देख पाओगे। सबसे पहले आता है संगम वंश, इसको इंग्लिश से भी संगम डायनेस्टी ही बोलते हैं। ये यहाँ लिखा हुआ कि फर्स्ट डायनेस्टी था, यानी पहला राजवंश था ये। और इनका जो शासनकाल जरूर याद रखना, 1336 में बना है और 1485 में ये शासन वंश खत्म हो चुका है। तो 1336 से 1485 तक यानी 1485 तक ये पहला राजवंश आपका काम करता है। अच्छा, इनमें जो बात आएगी कि संगम जो है, संगम हरिहर और जो बुक्का थे, हरिहर और
बुक्का के फादर थे, याद रखना। संगम वॉज ए फादर ऑफ हरिहर एंड बुक्का, ठीक है। संगम हरिहर और बुक्का के पिताजी थे, याद रखिए बात को। और अपने पिताजी के ही नाम पर उन्होंने संगम राजवंश की स्थापना करी, याद रखना। और विजयनगर की स्थापना की बात आएगी तो अपने गुरु के नाम पर किया था, अपने गुरु के नाम पर, विद्यानगर फिर विजयनगर। और संगम वंश की बात करें तो इन दोनों भाई ने अपने ही पिताजी को सम्मान दिया और सम्मान देने के ही साथ में अपने ही पिताजी के नाम पर संगम राजवंश रख दिया। 1336 से 1485, 1485 2-3 बार पढ़ोगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा, दाएं दाएं पहला। अच्छा, हरिहर और बुक्का ही ये दोनों क्या था, फाउंडर था, मतलब फाउंडर मतलब संस्थापक जिसको बोलते हैं, संस्थापक थे किसके, विजयनगर साम्राज्य के। विजयनगर साम्राज्य यानी देखो 1 2 3 चौवा, इन चारों को मिलाकर ही तो विजयनगर साम्राज्य का गठन होता है ना। उनमें से अगर विजयनगर का एग्जैक्ट आप देखा जाए तो 1565 तक लास्ट रहता है। विजयनगर का थोड़ा सा दबदबा फिर खत्म हो जाता है, क्योंकि 1565 में विजयनगर का पतन हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। अभी पढ़ाऊंगा आगे मैं आपको। सेकंड जो आएंगे राजवंश, पहला यानी विजयनगर पर कुल कितने राजवंश ने शासन किया, 4 राजवंश ने शासन किया। पहला तो समझ गए संगम, संगम उनका पिताजी नाम था, उन्हीं पिताजी नाम पर उनका स्थापना किया, 1336 में स्थापना किया, 1485 में खत्म हो गया। अब 100 याद रखना, 100 के बाद डायरेक्ट 100 आएगा, यानी दोनों एस पहला है। संगम के बाद सुलू, इंग्लिश से भी सुलू डायनेस्टी, ये 1485 से 1503 तक, 1485 से 1503 तक सुलूब डायनेस्टी शासन करते हैं। जहाँ पर खत्म होगा वहीं से स्टार्ट होगा और 1503 तक ये जाएगा बंदा। उसके बाद आते हैं तुलुब, याद रखना तुलुब राजवंश। तुलुब के बाद, तुलुब में एक चीज़ आप ध्यान देना कि तुलुब का जो पॉइंट आएगा, फर्स्ट पॉइंट कि 1 2 3 कितने नंबर का राजवंश है, ये तीसरा राजवंश है। याद रखना कितना नंबर का, तो तीसरे डायनेस्टी है या तीसरा राजवंश। पहला बात ये रहेगा, ठीक है। पूछेगा तुलुब कितने नंबर का राजवंश है, तो तीसरा है। तो से तीसरा, तो से तीसरा, ठीक है। और तो से तुलुब भी होता है। इसका जो टेन्योर है वो टेन्योर क्या है, 1503 से 70 के बीच में। अच्छा, दूसरा सवाल इससे क्या होगा, देखो कृष्णदेव राय जो विजयनगर का सबसे ज़्यादा माइटी यानी शक्तिशाली, ताकतवर, विजडम, बुद्धिमान जो राजा था वो कृष्णदेव राय थे। याद रखना कौन थे, कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय तुलुब वंश का तीसरा नंबर का शासक था, ये तीसरा। याद रखना ये पहला नहीं था, ये कितने नंबर के थे, तीसरा राजा था, तीसरा शासक थे, थर्ड किंग था ये। तो क्या क्या याद रखना है तुलुब के बारे में कि तुलुब विजयनगर का तीसरा राजवंश है, थर्ड डायनेस्टी। और तुलुब से याद रखना कृष्णदेव राय तुलुब वंश से ही संबंध रखता था और कृष्णदेव राय थर्ड नंबर का रूलर था, राजा था, शासक था, जो बोलना डल देना हो गया। अंतिम में है अराविडु वंश, बिडु बिडु अराविडु, कहीं पर अराबिदु भी लिखा रहता है, तो अब वो डिफरेंस करना सीख लेना, अराबिडु या अराबिदु जो भी करना कर लेना। ये चौथा नंबर के हैं, पॉइंट मैंने दे दिया है। इनका 1570 से 1649 तक बात खत्म। तो ये 4 राजवंश के बारे में आपको याद रखना, 1336, 1485, 1485 से लेकर 1503, 1503 से 15, उसके बाद 50 याद रहेगा, 36, 85, 85, 3 से 70 और 70 से फिर 50। तो ये वाला 2-3 बार खुद से भी लिखने की कोशिश करना तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि डेट के साथ राजवंश का नाम और क्रम, उसका क्रम जिसको बोलते हैं, उसका जो कंटिन्यू है ना, उसका सीक्वेंस, वो सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है, तो इसको कर लीजिएगा। हो गया, नेक्स्ट चलो आगे, चलो इसको कर लास्ट का एंकल सुनाएंगे। देखिए विजयनगर के प्रसिद्ध प्रतापी शासक जो है, मैंने कहा था कि विजयनगर का सबसे प्रतापी शासक अगर किसी को कंसिडर किया जाता है तो वो है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय गद्दी पर बैठते हैं 1509 में और 1529 में उनका डेथ हो जाता है, जो कि लिखा हुआ आपका यहाँ साफ साफ कि इनका जो टेन्योर था, शासनकाल था 1509 से 1529। प्रमुख ग्रंथ इनका था, इन्होंने इनके बारे में और जानकारी मैं दूंगा आपको, फिलहाल इतने जानकारी अभी फिलहाल ले लो। प्रमुख ग्रंथ है अमुक्त माल्याद, इनको लिखने की कोशिश कीजिएगा। ये किताब है
ये इनका एक बुक है जो तेलुगु भाषा में है, याद रखना ये तेलुगु में है। एक बुक इनका और है जो बुक में शायद नहीं दिया आपका, मैं बताता हूं। एक बुक और है इनका, जाम्बवती कल्याणम। जाम्बवती कल्याणम, जाम्बवती कल्याणम इनका एक और बुक है, और ये संस्कृत में है मेरे भाई, ये याद रखना ये संस्कृत में है, ठीक है। जाम्बवती कल्याणम संस्कृत में, लिख लीजिएगा बाद में, थोड़ा सुन लो पहले। जाम्बवती कल्याणम संस्कृत में है। अमुक्त मलयालम की बुक है जो तेलुगु में, इनका एक खुद से लिखे गया किताब है। कृष्णदेवराय विजयनगर की शासन व्यवस्था को मजबूत बनाया और कई प्रभावशाली क्षेत्रों को जीतकर हासिल कर लिया। अब किसको किसको जीता? पहला है 1512 में, डेट याद रखना, 1512 में रायचूर, दोआब बनता है, दो नदियों के मध्य का स्थल, दो नदियों के बीच का जगह, तुंगभद्रा कृष्णा नदी, वही दो नदियां हैं, इनके बीच में एक जगह है रायचूर। रायचूर का युद्ध होता है 1512 में, और इस युद्ध में रहता है कृष्णदेवराय KDR कृष्णदेवराय वर्सेस इस्माइल आदिल शाह के बीच में युद्ध होता है, और इस युद्ध में ये भाई विजयी होता है, जीत जाता है। तो इनको भी जीता। 1514 में उड़ीसा के शासकों को हराया, उड़ीसा का शासक यानी गजपति जिसको बोलते हैं, गजपति इनको हराया, उनको भी जीत लिया। और 1520 में बीजापुर के सुल्तान को हराया, बीजापुर कर्नाटक में था, वहाँ के सुल्तानों को फिर हराया और जीत लिया। यानी कृष्णदेवराय मजबूती से आगे बढ़ रहे थे, बहुत प्रभावशाली और बहुत अच्छे लीडर थे, ये राजा थे, साहित्य और कला के बहुत ज़्यादा ये संरक्षक थे इनका। तो कृष्णदेवराय के समय में ही राज्य सदैव युद्ध के लिए तैयार रहा, जब जब युद्ध हुआ तब तब तैयार हुआ कृष्णदेवराय, कहा कि आओ देख लेंगे। और हार जीत ही जाता था, हारता नहीं था, कुछ अपनों की वजह से हार गए थे। यह प्रतापी राजा होने के साथ साथ अच्छा लेखक भी था, लेखक में मैंने बता दिया, ये दोनों बुक इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। आगे कल बताएंगे आपको इनका उपाधि बताएंगे, अभिनव भोज, आंध्र भोज, ये सब बताएंगे कल, और कल भटकल किला भी बताएंगे अल्बुडीकर के बारे में। फिलहाल आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल को एक साथ, चलो।